साहब, अब ये फैसला 3-2 से आया है, लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि 4-3 का फैसला है। एक तो इस पर जरा रोशनी डालिएगा, और फिर जो 2 इख्तलाफी नोट्स आए हैं, इन इख्तलाफी नोट्स के इतने बड़े फैसले में क्या कानूनी तौर पर इसकी हैसियत होती है? देखें, फैसला जो कानून के मुताबिक होता है वो बेंच का फैसला होता है। यानी जो लोग, जो जज साहिबान केस को सुन रहे हैं, वो जो फैसला करते हैं, अगर वो 5 हैं तो अगर उनमें से 3 ने एक तरफ फैसला किया और 2 ने एक तरफ किया, तो बेंच का फैसला या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस 3 जो मेजॉरिटी का फैसला होता है उसको फैसला कहा जाता है। बाकी जो 2 मेंबर्स जो डिसेंट करते हैं, वो डिसेंटिंग वोट जरूर होता है, लेकिन वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेजॉरिटी से ही समझा जाता है। तो अब इस केस में 5 मेंबर थे जिन्होंने केस सुना, इसके अलावा किसी और जज साहब ने केस नहीं सुना। 5 मेंबर्स ने फैसला किया और उनमें से 3 ने कहा गवर्नर की जो पावर्स हैं केपीके में, वो गवर्नर अपॉइंट करेगा, और जो पंजाब असेंबली में है वो पंजाब का गवर्नर नहीं बल्कि प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। ये फैसला मेजॉरिटी से हुआ। 2 ने कहा नहीं, ये हाईकोर्ट ही फैसला करेगा। तो ये फैसला है। अब एक अजीब व गरीब जो बात हो, तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ अबसर्ड है, मैंने अपनी करियर में कभी नहीं सुनी ऐसी बात। वो ये है कि एक्चुअली बेंच जो था ये 7 मेंबर का बेंच था और ये 5 मेंबर का बेंच नहीं था। जबकि मैं खुद बहस करता रहा, ये आता रहा है, और जो सही। अच्छा अली जफर साहब, अभी अगर नजरसानी अपील में जाती है हुकूमत इस फैसले के खिलाफ, तो क्या यही बेंच, यही जजेस उस नजरसानी अपील को सुनेंगे, या फिर वो उसके लिए अलहदा से कोई बेंच तश्कील पा सकता है? अली जफर साहब को रिकनेक्ट करते हैं, फिर ये सवाल उनके सामने रखते हैं। तो अली जफर साहब ने तो बड़ी ये वजाहत कर दी कि ज़ाहिर 5 जजेस होते हैं अगर बेंच में, तो उन्हीं 5 का फैसला कंसीडर होगा। अब नजरसानी अपील में जाने की बात इस वक्त कर रही है हुकूमत, तो उस वक्त उसमें फिर क्या सूरत है? वो सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक के तौर पर लिया जाएगा, या वाकई फिर इसमें कुछ ऐसा है, फैसले में कोई सुखम मौजूद है कि इस पर नजरसानी हो सकती है? पहले तो वज़ीर कानून साहब ने कहा कि हमने रिव्यू में जाने की जरूरत नहीं, हम रिव्यू में नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि रिव्यू उसी के पास होता है जो फैसला दे चुका होता है बेंच, उसी के पास रिव्यू होता है। ये 5 रुकनी जो बेंच है वही फिर रिव्यू सुनेगा। पहला बेंच जो है वो तो खत्म हो गया था, फिर उसके बाद ये 5 रुकनी बेंच बना था। ये चीजें अरबाब को पता है, ये हुकूमत को भी पता है, लेकिन बिल्कुल उस तरह जिस तरह वो कभी कहते रहे पहले दिन से ही, आप देख लीजिए कि अपने पॉइंट को आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। बैरिस्टर साहब लाइन पर वापस आ चुके हैं, जरा ये सवाल उनके सामने भी रख देते हैं। बैरिस्टर साहब, अब ये रिव्यू पिटीशन में अगर जाएंगे तो फिर यही बेंच दोबारा सुनेगा और फिर इन्हीं 5 जजेस को इस पर रिव्यू करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये कानून बिल्कुल साफ है कि रिव्यू में जब जाते हैं तो वही 5 जजेस जिन्होंने ये केस सुना है उन्हीं के सामने रिव्यू होगा और वही फैसला रिव्यू का करेंगे। ये इस्टेब्लिश्ड कानून है और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी वाज़ेह तौर पे यही लिखा है और यही प्रैक्टिस है। इसमें कोई शक नहीं, कोई नया जज नहीं आएगा, कोई ऐसा जज नहीं आ सकता रिव्यू सुनने के लिए जो कि इस बेंच में जो जिसने सुना, जिसने समाज की, जिसने फैसला किया, उनके अलावा और कोई जज नहीं आ सकता। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होती है कि खुदा न खास्ता फौत हो जाए या उससे पहले वो रिटायर कर जाएं, फिर उनकी जगह नया जज आ सकता है। लेकिन जब तक जज साहिबान मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, वही जज चलेंगे। और बैरिस्टर साहब, अब हुकूमत के पास क्या राह फरार का कोई ऑप्शन बाकी रह गया? लेट सपोज अगर गवर्नर केपी अगले चंद दिनों में इस्तीफा दे देते हैं तो फिर नया गवर्नर तैनात करना पड़ेगा, उसमें कुछ वक्त लगेगा, तो ये एक डिलेइंग टैक्टिक हो सकती है क्या? सब भागने के लिए तो वो कोशिश कर सकते हैं, और अगर ऐसी कोई बात करेंगे तो उसका भी मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जवाब होगा ये कहने का कि अगर गवर्नर उन्होंने रिजाइन कर दिया और कोई गवर्नर नहीं है अपॉइंट करने के लिए केपीके का, तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात खुद इस्तेमाल कर ले। और बैरिस्टर साहब, अगर फैसले में कहा जाता है, किसी भी फैसले में, कि गवर्नर ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, तो इस जुमले का क्या मतलब है? क्या उस मुतल्लिका गवर्नर के खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है, या फिर गवर्नर चूंकि विफाक का नुमाइंदा है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? गवर्नर के खिलाफ तो है तो सही, एक इम्यूनिटी है,
कि उनके खिलाफ खिलाफवर्जी कर दी और कोर्ट ने कहा कि उन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की है, तो उसका उनका बेस्ट जवाब यही है कि इमीडिएटली हुक्म मान लें सुप्रीम कोर्ट का और ये अनाउंस कर दें। वो अगर इस किस्म की जो टैक्टिक्स और ये जो गलत बातें कर रहे हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है लॉ मिनिस्ट्री के लेवल पे भी और अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लेवल पे भी, कि हम इसको जजमेंट को नहीं मानना, हम इसमें मजीद जजों को भी शामिल करना चाहते हैं और उनके जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको भी डालना चाहते हैं बीच में। तो वो अगर इस किस्म की बात उन्होंने की तो फिर तो उनके खिलाफ मेरा ख्याल है बिल्कुल आइन शिकनी का एक एक्शन हो सकेगा, फिर वो इम्यूनिटी उनको नहीं रहेगी। लेकिन अभी फिलहाल बेस्ट बात यही है कि वो इसकी बिल्कुल इमीडिएटली इस जजमेंट पे अपना जो जजमेंट आई है उसके ऊपर कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन करें, तो फिर शायद उनकी जो गलती थी वो एक बंदा दरगुजर कर सकता है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।